हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर जीके में इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े अति महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो चलिए जानते हैं इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इंटरनेट शब्द है इंटरनेशनल नेटवर्किंग शब्द का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की ग्लोबल संरचना है, जिसे सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेट टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट और शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व में विस्तार करता है और ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरे तकनीकों से जुड़े हैं। इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेशवाहक की संज्ञा दे सकते हैं। तकनीक का प्रयोग कर हम किसी सूचना, जिसमें डाटा, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि शामिल हैं, को पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं तथा इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में रखी गई विशाल सूचनाओं में से वांछित सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं। विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। अब जानते हैं इंटरनेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे ईमेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफ़र, ऑनलाइन गेमिंग एवं वर्ल्ड वाइड वेब आदि प्रदान करता है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ा जाता है। भारत की इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार लिमिटेड VSNL ने आरंभ किया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदान कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जियो नेटवर्क, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल तथा लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं। इन कंपनियों के भारत के अनेक शहरों में DNS सर्वर हैं, डोमेन नेम सिस्टम। DNS एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नाम को IP एड्रेस से अनुवाद करता है। अब जानते हैं दोस्तों इंटरनेट का विकास, इससे जुड़े तथ्य। तो प्रोफेसर JC लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET के विकास से किया गया। ARPANET का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास के कार्य में किया गया। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में दिया गया था और इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया। मोज़ेक वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। 1993 में सर्न ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। सॉरी दोस्तों। 1994 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई।
15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न सूचनाओं को बंडल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले जाया जाता है। इस कारण एक ही माध्यम का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े बिना भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जानते हैं इंटरनेट के घटक। तो वह जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। मॉडेम क्या है? एक मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है और कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। मॉडेम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से जोड़ा जाता है। मॉडेम को कंप्यूटर तथा संचार माध्यम के बीच जोड़ा जाता है। मॉडेम के प्रकार आंतरिक मॉडेम, इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है। बाह्य मॉडेम, इसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग के दौरान URL की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। जब हम किसी वेब पेज का URL टाइप करते हैं तो वेब ब्राउज़र उस URL को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से IP एड्रेस में बदल देता है। और पहला वेब ब्राउज़र का विकास है यह टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। अब जानते हैं वर्तमान में कुछ वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करता है। अगला है मोजिला फायरफॉक्स, इसका विकास मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा किया गया और इसका प्रयोग विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है और यह पूर्णतः ओपन सोर्स तथा निःशुल्क वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम है, यह गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया और यह उच्च गति क्षमता के लिए लोकप्रिय है। अगला है एप्पल सफारी, तो एप्पल सफारी का विकास एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा सन 2007 में किया गया और यह मैकिन्टोश iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं। ओपेरा यह एक ओपेरा कॉरपोरेशन द्वारा विकसित है और यह मोबाइल तथा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस में प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, ये वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम और सेवाएं प्रदान करती हैं। ISP का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है तथा उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। उपयोगकर्ता ISP को शुल्क प्रदान करता है उसकी सेवाओं के लिए। इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने तथा उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ संस्थाएं करती हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं। पहले लिया इंटरनेट सोसाइटी ISOC, तो यह गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका गठन 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल तथा नीतियों के विकास करने एवं लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाने के लिए किया गया। अगला है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असेंशन नेम एंड नंबर्स। इसकी स्थापना 1998 में की गई और यह इंटरनेट पर IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उनके मानकों का निर्धारण करने का कार्य करती है।
अगला है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो ये है W3C, जिसका गठन 1994 में किया गया और यह संस्था टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में काम करती है। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के मानकों का निर्धारण करती है। अगला है IAB। इस संस्था का गठन 1979 में हुआ और यह संस्था इंटरनेट सोसाइटी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत इंटरनेट के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। अगली संस्था है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। यह संस्था का गठन 1986 में किया गया। यह संस्था भविष्य में इंटरनेट की कार्य व्यवस्था में सुधार के लिए खोज का या अन्वेषण का बढ़ावा देती है या देता है। अगला है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। यह संस्था का गठन 1986 में किया गया और इस संस्था का उद्देश्य इंटरनेट के मानकों का विकास करना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। डोमेन नेम रजिस्टर्स, तो यह क्या है? तो इस संस्था की शुरुआत सन 2000 में हुई। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती है, जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था में इंटरनेट का एक विशेष डोमेन नेम प्रदान करता है। ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण करती है। वर्ल्ड वाइड वेब, तो यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़ी हुई सूचनाओं का समूह है जो इंटरनेट व वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। www इंटरनेट का उपयोग सूचना मार्ग के रूप में होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का या वेब पर एकत्रित पेज वेब पेज कहलाते हैं, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रयोग में तैयार किया जाता है। वह स्थान जहां वेब पेज संग्रहित रहते हैं वहां वेबसाइट कहते हैं, उसको वेबसाइट कहते हैं तथा वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। HTTP प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है और इस सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्लाइंट कहलाता है। इंटरनेट की भाषाएं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को तैयार करने के लिए हाइपरलिंक तथा हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट हैं जो उसी वेब पेज या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र, चलचित्र या किसी डिवाइस से जुड़ा रहता है। हाइपरलिंक हाइपरटेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकॉन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। जावा स्क्रिप्ट, इसका विकास सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स कंपनी द्वारा किया गया। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है और इस भाषा में निर्देशों को कम लिखने की आवश्यकता होती है। PHP, इसका प्रयोग डायनामिक वेब पेजेस के विकास में किया जाता है। इसका प्रारंभिक नाम पर्सनल होम पेज तथा इसका विकास सन 1994 में रेसमस लेफार्ड ने किया था। अगला है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। XML लैंग्वेज में डाटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने की प्रमुखता दी जाती है। एक्सटेंसिबल HTML, इसमें HTML और XML दोनों भाषाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। C भाषा या C लैंग्वेज, तो यह एक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसका विकास
डेनिस रिचर्ड्स ने 1970 में किया। सी भाषा की प्रमुख एप्लीकेशन थी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट के प्रोटोकॉल। किसी भी नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि पहला TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, परंतु इनका प्रयोग साथ किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करना है, जिसमें किसी सूचना को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है। तो TCP इस सूचना को छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है, जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। उसी प्रकार इंटरनेट प्रोटोकॉल उन पैकेटों को एक विशेष पता देता है तथा उस एड्रेस तक पहुंचाने के लिए उसका रास्ता तय करता है। दूसरा है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर या सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसमें स्थानांतरण के लिए दूरस्थ कंप्यूटर से लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब के वेब सर्वर के उपयोगकर्ता तथा वेब पेजेस का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल भेजने का अनुरोध करता है, दूसरा कंप्यूटर उसे स्वीकार कर वापस भेजता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल के लिए किया जाता है। टेलीनेट इसमें दो अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों को दूर संचार नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे रिमोट लॉगिन कहते हैं और इसमें लोकल कंप्यूटर पर लिखा कमांड रिमोट कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है तथा रिमोट कंप्यूटर में होने वाली प्रोसेसिंग के परिणाम को लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है। गोफर इसके द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजना तथा प्रदर्शित करना संभव हो पाता है। अब जानते हैं IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस कंप्यूटर या अन्य उपकरण की विशेष अंकीय पहचान को उसका IP एड्रेस कहते हैं। यह अंकीय पहचान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाती है। इसमें कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम तथा नेटवर्क उसकी स्थिति प्रदर्शित होती है। यदि ISP किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस प्रदान करता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस, तथा यदि कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ने पर हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक IP एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पते अर्थात IP एड्रेस में बदल देता है। डोमेन नेम प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उस वेबसाइट का पता होता है तथा जिसमें वेबसाइट के नाम तथा एक्सटेंशन सम्मिलित होते हैं। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए facebook.com, yahoo.com, gmail.com इत्यादि। कुछ डोमेन एक्सटेंशन निम्न प्रकार हैं, जैसे कि .edu जिसका उपयोग एजुकेशन क्षेत्र में होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के लिए, .com कमर्शियल व्यवसाय के लिए, .co कंपनी के लिए, .org गवर्नमेंट के लिए, .in इंडिया भारत देश के लिए विशेष। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या है? किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता वेबसाइट का URL कहलाता है। किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका URL टाइप किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URL किसी वेबसाइट पर स्थित किसी फाइल का नाम और उसकी स्थिति बताता है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो
इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र के कीवर्ड को खोजता है तथा उसको रिसर्च पेज पर दिखाता है। यहाँ हर सवाल को वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च किया जाता है। प्रमुख सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू, ask.com, AOL.com, Baidu, DuckDuckGo, इंटरनेट आर्चिव। कुछ इंडियन सर्च इंजनों के नाम जैसे कि 123 खोज, एपेक्स सर्च, भांड, गुरुजी। सर्च इंजन 3 चरणों में कार्य करते हैं: क्रैवलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। साइबर क्राइम, साइबर अपराध कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध है जिसमें किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसे गलत इस्तेमाल करना या चोरी करना शामिल होता है। साइबर क्राइम के प्रकार जैसे जानकारी चोरी करना, किसी भी कंप्यूटर से निजी जानकारी निकालना जैसे उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड। जानकारी मिटाना, किसी भी कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे नुकसान या कोई ज़रूरी जानकारी को मिटाएं। फेरबदल करना, जानकारी से कुछ हटाना या जोड़ना जिससे जानकारी बदल जाए। बाहरी नुकसान, भागों को नष्ट करना, उसे तोड़ना या भागों की चोरी करना भी कंप्यूटर अपराध में आता है। अब इसके बचने के उपाय हैं कि आईडी तथा पासवर्ड को गोपनीय रखें तथा समय समय पर बदलते रहें। डाटा का बैकअप कॉपी बनाकर रखें। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करें। फायरवॉल का प्रयोग करें। डाटा को इनकरप्टेड फॉर्म में भेजें व प्राप्त करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करें। स्पैम क्या है? कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्ति को अवैध संदेशों को भेजना स्पैम कहलाता है। मुख्यतः स्पैम विज्ञापन होते हैं जैसे ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग के कारण संभव हो पाते हैं। कुकीज़ क्या है? जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट को सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते समय कुकीज़ को चालू या बंद कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, तो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन है जो किसी क्लाइंट के लिए इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट या इंटरमीडिएट के द्वारा सर्वर तक जाती है और सर्वर भी इसी इंटरमीडिएट के द्वारा क्लाइंट तक रिक्वेस्ट को पहुंचाता है। फायरवॉल, यह एक डिवाइस है जो कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है तथा अधिकृत व्यक्तियों को कंप्यूटर डाटा उपयोग करने देता है। यह अनधिकृत नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करता है और यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकता है। वायरस, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी प्रतिलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और कंप्यूटर उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता। वायरस अपने आप को कॉपी करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। एक वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तभी पहुंच सकता है जब उसका होस्ट एक असंक्रमित कंप्यूटर में लाया जाता है। वायरस के प्रभाव, वायरस कंप्यूटर के कार्य की गति को धीमा कर देता है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं। वायरस के कुछ उदाहरण जैसे वॉर्म, यह वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी को भरने लगता है और यह डाटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता तथा अपनी कॉपी खुद बनाकर फैलता है जिससे मेमोरी की गति कम हो जाती है तथा मेमोरी क्रैश हो सकती है। दूसरा है स्पाईवेयर, यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर यूज़र के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करना होता है और यह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाओं जैसे ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड आदि इत्यादि बताता है। तीसरा है कीलॉगर,
की लॉगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सभी की स्ट्रोक्स और रिकॉर्ड करता है और एक कंप्यूटर में यह ऐसे करने के लिए एक यूज़र के इनपुट को मॉनिटर करता है और साथ में एक लॉग में मेंटेन करता है सभी कीज़ का जिसे कि प्रेस किए जाए। इस लॉग को एक फाइल में सेव कर दिया जाता है या फिर दूसरे मशीन को भेज दिया जाता है और यह एक नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट में होता है। ट्रोजन हॉर्स यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है और मिलीकंस एक्शन और अंजाम देता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉलवेयर यह एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है। सभी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। हैकर किसी कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे डिनाइल ऑफ सर्विस DOS कहा जाता है। क्रैकर वह सॉफ्टवेयर जो किसी भी इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर किसी व्यक्ति के कंप्यूटर वेबसाइट को हैक करता है। यह गलत कामों के लिए हैकिंग करता है तथा अपने निजी लाभ के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। यह आमतौर पर कॉर्पोरेट डेटा चोरी करना, गोपनीय अधिकारों का उल्लंघन करना, बैंक खातों से धन हस्तांतरण करना आदि। पैकेट स्निफिंग इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांटकर भेजा जाता है। डाटा पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना ही पैकेट स्निफिंग कहलाता है। स्केयरवेयर इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को फ्री सॉफ्टवेयर का लालच दिया जाता है जो बिल्कुल अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है परंतु जैसे ही डाउनलोड करते हैं वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। एंटीवायरस यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से वायरस, वॉर्म्स और अन्य मैलवेयर का पता लगाता है, उन्हें रोकता है और रिमूव करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस के साथ स्पाईवेयर और एडवेयर को भी रिमूव करता है या रोक सकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम में एक ऑटो अपडेट फीचर शामिल होता है जिससे नई वायरस डेफिनेशन डाउनलोड होती हैं और एंटीवायरस प्रोग्राम्स नए वायरस को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के लिए आवश्यक है। एंटीवायरस को निम्नानुसार क्लासिफाइड किया जा सकता है जैसे वायरस डेफिनेशंस, हेविस्टिक्स, बिहेवियरल ब्लॉकिंग, सैंडबॉक्स डिटेक्शन, डेटा मीनिंग। कुछ प्रचलित एंटीवायरस के नाम इस प्रकार हैं जैसे मैकेफे एंटीवायरस, साइमेंटिक, नॉर्टन एंटीवायरस, बिट डिफाइंडर एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, अवास्ट प्रो एंटीवायरस या ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस सिक्योरिटी। इंटरनेट का उपयोग, इनका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के आदान प्रदान के लिए, रिसर्च करने के लिए, फाइल डाउनलोड या अपलोड करने के लिए, डिस्कस ग्रुप का होना, इंटरैक्टिव गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्रेंडशिप और डेटिंग जैसे कि फेसबुक, ट्विटर इत्यादि के लिए, इलेक्ट्रॉनिक खबरों और मैगजीन में, जॉब की तलाश में, शॉपिंग, ई कॉमर्स कर सकते हैं। इंटरनेट के लाभ यह ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन, मनोरंजन, ऑनलाइन जानकारी देने में ज़्यादा मददगार होता है। इसके इस्तेमाल से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं जैसे हम गूगल में करते हैं। इसके द्वारा ऑनलाइन सर्विस जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, मूवी टिकट बुकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बजाय
से भी हो पाया है। इसमें आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के द्वारा। इसका उपयोग कर गवर्नमेंट अपनी स्कीम को जनता तक आसानी से पहुंचा सकती है। इंटरनेट से हानियाँ, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का डाटा शेयर किया जा सकता है, चाहे वह सही हो या गलत। हैकर्स के द्वारा अपने डाटा की चोरी हो सकती है। इसके दुरुपयोग से कोई भी साइबर घटना घटित हो सकती है। बच्चों द्वारा अत्यधिक उपयोग से समय तथा उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट उन लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी है जो लोग अपनी इच्छा, पसंद व गतिविधियों को शेयर करना चाहते हैं एवं एक दूसरे की इच्छा, पसंद की जानकारी रखना चाहते हैं। इस शब्द का प्रचलन 1950 में प्रोफेसर J.A. वर्नेस ने किया। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट: फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, याहू, स्काइपी, गूगल प्लस, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टेलीग्राम, यूट्यूब, बाइडू। फेसबुक, फेसबुक यह एक निःशुल्क सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से लोग अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। फेसबुक का जो प्रारंभ है वह 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया। व्हाट्सएप, यह एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और फाइल भेज सकते हैं। इसका निर्माण ब्रेन एक्टन और जॉन कोम ने सन 2009 में किया। इस पर भी फेसबुक का मालिकाना हक है। इंस्टाग्राम, यह एक मोबाइल तथा कंप्यूटर आधारित साइट है जो उपयोगकर्ता को फोटो या वीडियो को सार्वजनिक या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसका प्रारंभ सन 2010 में केविन सेंट्रोम और माइक केरगर ने किया था और इस पर फेसबुक का भी मालिकाना हक है। ट्विटर, यह एक ऑनलाइन न्यूज़ या नेटवर्किंग साइट है। इसके इस्तेमाल से यूज़र एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसे एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी कहा जाता है जिसमें उपयोगकर्ता 140 से कम शब्दों में अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसका प्रारंभ मार्च 2006 में जैक डोरे, नोह ग्लास और बिजस्टोन आदि इवन विलियम्स ने किया। यूट्यूब, इसका आरंभ चार्ड हर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने 2005 में किया। ये तीनों पेपल कंपनी के कर्मचारी थे। इसका उपयोग वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में किया जाता था जहां व्यक्ति वीडियो डाल सकता था, पहले से डाले गए वीडियो देख सकता था तथा उन्हें डाउनलोड कर सकता था। 2006 में गूगल कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया यूट्यूब। ई कॉमर्स, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है, चाहे वह सामान खरीदना हो या बेचना। इसके साथ ही गेम्स, वीडियो, ई बुक, डोमेन नेम, सर्विस, ई लर्निंग ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है तथा इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार में जिन वेबसाइट का प्रयोग करते हैं उन्हें ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। ई कॉमर्स के प्रकार, ई कॉमर्स को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यह बिजनेस सिर्फ एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच होता है जिसमें फाइनल कंज्यूमर शामिल नहीं होता है। इसमें केवल मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के बीच लेन देन होता है। ई कॉमर्स का लगभग 70% व्यापार B2B माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए अलीबाबा। दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। यह कंपनी अपने सामान या सेवाओं को सीधे उपभोक्ता को बेचती है, जिससे उपभोक्ता सीधे कंपनी की वेबसाइट पर प्रोडक्ट को देखता है तथा खरीदते हैं। ई कॉमर्स का लगभग 24 से 25% व्यापार B2B माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इसमें उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के सीधे संपर्क में होता है। यहाँ वेबसाइट सिर्फ उपभोक्ताओं को अपनी प्लेटफॉर्म पर मिलाने का काम करती है। यहाँ उपभोक्ता अपने व्यक्तिगत सामान को सीधे दूसरे उपभोक्ता को भेज सकता है। उदाहरण के लिए OLX, क्विकर। कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। इसमें उपभोक्ता कंपनी को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ता कंपनी के लिए फ्रीलांसर की तरह कार्य करता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, एडसेंस। ई कॉमर्स के लाभ, ई कॉमर्स सेलर को ग्लोबल रीच प्रदान करता है तथा स्थान के अवरोध को दूर करता है। ई कॉमर्स लेन देन की लागत को काफ़ी कम कर देता है। यह बहुत कम प्रयासों के साथ सामानों की क्विक डिलीवरी प्रदान करता है।
यह ग्राहक को 24 घंटे 7 दिन खरीद करने का मौका देता है। इसमें दुकानों की तरह वर्किंग आवर्स नहीं होते। ई कॉमर्स के नुकसान, उद्योग में विफलता का एक बहुत बड़ा जोखिम है, जो कई सारी कंपनियां बुरी तरह से इस उद्योग में विफल रही हैं। व्यक्तिगत स्पर्श की कमी कई तरह की सेवाओं और उत्पादों के लिए नुकसान का कारण हो सकती है। ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाने की डर, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल की वजह से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।